कैसा भलाई है कि किसान कह रहा है नहीं बाबूजी हमको ही भलाई नहीं चाहिए, माए बाप अपना भलाई अपने पास रख लीजिए। आई जबरदस्ती कर रहे हैं, हम आपका भलाई करवे करेंगे। थोड़ा मामला समझ लीजिए कि क्या है। कहते हैं कि विपक्ष का नेता लोग भड़का दिया किसान को। भारी बुड़बक आदमी है जी। विपक्ष का नेता अगर जनता को भड़का सकता तो बोलिए आपका वोट लेकर के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं। विपक्ष के नेता का बात कौन सुनता है? बात तो लोग मोदी जी का सुनता है। कभी मन का करते हैं, कभी दिल का करते हैं, कभी आसमान का, कभी पताल का। देश तो प्रधानमंत्री को सुनता है। चापलूसी करते करते कोई पत्रकार इतना दूर निकल जाता है कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता नहीं बोलता है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बोलता है। अरे ठीक है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जब इस देश के प्रधानमंत्री हो तो वो अगर एक बात आकर के बोलेंगे और नहीं बोलेंगे तो रो देंगे। जनता तुरंत उनकी बात को समझ जाएगी। एक सवाल जो वो बोल रहे हैं बार बार कि किसान नहीं समझ रहे हैं, तो आप समझा दीजिए। आप अपने कृषि मंत्री को नहीं समझा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के किसान नहीं समझ रहे हैं। जब कोई भाजपाई आपको पान के दुकान पर मिले और आपको कहे कि कृषि कानून बहुत अच्छा है तो कहिए हाँ, अफसोस इस बात का है कि आपका कृषि मंत्री नहीं समझ पाई थी। याद है कि नहीं है? कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुकी हैं। जब ये कृषि कानून आया तो इसके विरोध में वो एनडीए की कृषि मंत्री थी, कांग्रेस की कृषि मंत्री नहीं थी, वो इस्तीफा दे दी है। याद है कि नहीं है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं हुआ है ना? तो याद कर लीजिए। हम लोग देश के किसानों को नहीं भड़का रहे हैं सिपाही जी। दरोगा जी आप भी सुन लीजिए। देश के कृषि मंत्री ने कृषि कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया। बोलिए क्यों? क्या उनको भी समझ में नहीं आया? कानून जब लिख रहे थे तो कृषि मंत्री को कान में घुट्टी ठीक से नहीं पिलाए थे, क्यों इस्तीफा दे दिए? दूसरा बात जो बहुत जरूरी है, ये कहते हैं कि ये कानून हम इसलिए ला रहे हैं ताकि किसानों की भलाई हो, उनकी आमदनी दुगुनी हो। तो उस संबंध में एक बात आपको बता देता हूँ। बिहार में 2006 में मंडी समाप्त कर दिया गया। क्या बोल करके कि मंडी समाप्त कर देंगे तो किसानों का भलाई हो जाए। आप लोग किसान हैं ना? 2006 में मंडी समाप्त हो गया, आपका भलाई हुआ। इसका मतलब यह जो सरकार कह रही है कि मंडी समाप्त कर देने से किसानों की भलाई हो जाएगी, तो आपको लगता है कि भलाई होगी? तो फिर कानून लाया क्यों गया है? ये तो समझना पड़ेगा ना। आखिर आनन फानन में ये 3 कृषि कानून इस देश में क्यों लाए गए हैं, इसका कुछ कारण हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहला बात तो ये, जो दुकान के बाहर बड़का बड़का बोर्ड लगा होता है सेल सेल सेल, तो बुतरू लेकर के जो बच्चा लेकर के जो माँ बाप जाते हैं बाजार, तो सेल लिखा हुआ दुकान सबसे पहले घुस जाते हैं। तो वहां देखिएगा लिखा रहेगा 50% फ्री, अप टू 50%। अप टू 50% का मतलब क्या होता है? 50% तक। अब बड़का बड़का जो है ऐड आता है अखबार में कि 30,000 में ही मोटरसाइकिल मिलेगा। हर एक माल 10 रुपया। 30,000 में मोटरसाइकिल मिलेगा और स्टार लगा करके अखबार के कोना में तनी तनी को अक्षर में एकदम माखी मुंडी जैसा लिखा रहता है, शर्तें लागू। कभी आप सोचे हैं कि ये 3 कानून एक साथ क्यों लाया गया है? अरे किसानों की भलाई करनी थी तो एक को कानून ला करके एकदम भरपेट भलाई कर देते किसान का। ये 3 कानून साथ में क्यों लाया गया है? असल खेल यहीं पे है। पहला कानून में ये कह रहे हैं कि मंडी समाप्त कर देंगे। दूसरा कानून में कह रहे हैं कि किसानों के खेत को ठेका पे दे देंगे। और तीसरा कानून में ये कह रहे हैं कि अब एसेंशियल कमोडिटी मतलब आवश्यक वस्तुओं की भी काला बाजारी जायज होगी। समझे? अब समझ लीजिए खेला। पहला में कह रहे हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी,
मतलब एमएसपी की गारंटी करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए, वहां समेट करके पार्लियामेंट में बोले एमएसपी था, है और रहेगा। हे गुरुदेव, लिख दीजिए एक लाइन कानून में, क्या दिक्कत है? एक लाइन कानून में लिख देने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि एमएसपी दुकानदार तय करता है। बोले कौन तय करता है? किसान अपने फसल का दाम तय कर सकता है? क्यों? टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा। हम फैशनेबल के सामने हैं गुरु, हम खेती किसानी देखे हैं। होता है कि सरकारी चीज के दाम के अनुपात में ही प्राइवेट वालों को अपना दाम रखना पड़ता है। अरे जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है। जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। और जिसके पास पैसा है वो अपने घर पे ही चाहे तो जियो का टावर लगवा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्विमिंग पूल अगर हमको पैसा होगा तो हम घर में स्विमिंग पूल बनवा लेंगे। लेकिन आप अगर नदी बेच दीजिएगा, कल को अगर हम भैंस धोने के लिए जाएंगे तो सिपाही जो वहाँ डंडा लेके खड़ा हो जाएंगे कि पहले टैक्स दो तब भैंस धोने देंगे। इस बात को आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि बीएसएनएल जब बिक गया, बीएसएनएल जब आज नहीं है तो जियो को आज मन है तो 500 रुपया ले रहा है, और कल मन होगा तो 5000 रुपया लेगा। आप क्या कर लीजिएगा? इस बात को आप समझिए कि एमएसपी यदि समाप्त हो जाएगी तो कल को अगर वो आपसे 5 रुपये किलो ले लेगा धान, तो आप क्या कर लीजिएगा? तो किसानों को उनके फसल की सुरक्षा के लिए एमएसपी की व्यवस्था की गई। और वो भी एमएसपी ऐसा नहीं है कि हर चीज पे एमएसपी मिलता है। केला पे एमएसपी मिलता है क्या? टमाटर पे एमएसपी मिलता है क्या? गोभी पे एमएसपी मिलता है क्या? सरसों पे एमएसपी मिलता है क्या? मात्र 27 फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है। और उसकी भी खरीद का अगर आप हिसाब किताब देखिएगा तो मध्य प्रदेश में इस बार 1,30,00,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। बताइए बिहार में कितना हुआ है? अंदाजा लगाइए, पत्रकार लोग बताइए, ज्ञानी लोग हैं आप लोग, बताइए कितना हुआ है? 5,000 मीट्रिक टन। कितना? 5,000 का है। हमारा गेहूं गोबर है क्या? हमारे गेहूं से आटा नहीं बनेगा? हमारे गेहूं से रोटी नहीं फूलेगा? हमारे गेहूं से बिस्कुट नहीं तैयार होगा? क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारे राज्य में एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान कह रहे हैं कि आप हमको भी बिहार के किसानों जैसा बना देना चाहते हैं। यह बात तो सच है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर कहीं के किसानों की है तो वो बिहार के किसानों की है। अपना गेहूं काट लेते हैं तब पंजाब का धान काटने के लिए जाते हैं, या पंजाब का धान काट लेते हैं तब अपना धान काटने के लिए आते हैं। यही सच्चाई है ना। और जो दूसरा कानून है, ये तो पहला एमएसपी, देश के यूनिवर्सिटीज की लूट, देश के रेलवे की लूट, देश के LIC की लूट, देश के BSNL की लूट, एक तरफ देश की संपत्ति, उसकी लड़ाई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसीलिए इस लड़ाई को सिर्फ फार्मर के तौर पे नहीं बल्कि इस देश में सिटीजन के तौर पे, कंज्यूमर के तौर पे हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। बोलिए इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ। ठेकेदारी का जो ये कानून ये लेकर के आए हैं, 3 कानून है, याद रखिएगा। एक, मंडी समाप्त करने का कानून। दूसरा, किसानों के खेत को ठेका प्रथा पे देने का कानून। और तीसरा, जो आवश्यक वस्तु है उसके काला बाजारी को बचाने का, ये 3 कानून है। तो ठेकेदारी का जो कानून है उसके संबंध में मैं एक बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ये बिहार की धरती है और इस बिहार की धरती पर जब महात्मा गांधी आए थे नील की खेती का विरोध करने के लिए, तो नील की खेती का विरोध किसान क्यों कर रहे थे? किसान नील की खेती का विरोध इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेज ही नील खरीदते थे। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, अब तो प्रचार भी नहीं आता है। नील की खेती में
जो नील पैदा होता था उसको अंग्रेज खरीदते थे। अब आप मुझे बताइए कि हम अपने खेत में नील उगा लिए हैं और अंग्रेज अफसर कहेगा कि हम तुमको 1 रुपया देंगे, तो हम उस नील का क्या करेंगे? नील खा सकते हैं क्या? नील खा तो नहीं सकते हैं, तो हमको मजबूरी में 1 रुपया में ही अंग्रेज को बेचना पड़ेगा। कुछ सालों के बाद किसानों को यह एहसास हुआ कि ये अंग्रेज हमसे जबरदस्ती नील का खेती कराते हैं और ये नील हम इनके पास ही बेचने के लिए मजबूर हैं और इस मजबूरी का फायदा उठा करके ये हमारा शोषण करते हैं। तो चंपारण के इलाकों में किसानों ने यह तय किया कि हम नील की खेती अपने खेत पे करना बंद कर देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुमको नील की खेती अपने खेत पे करनी ही होगी। किसानों ने कहा कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, नील अगर तुम नहीं लेते हो तो हम और किसी के पास बेच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर अपने खेत पे हम धान उगाएंगे तो तुम अगर हमारा धान नहीं लोगे तो हम चूड़ा कूट करके खा लेंगे, हम चावल बना करके खा लेंगे। समझ लीजिए कि एक तरफ वो लोग हैं जो 1947 में हमको आजादी मिली है, जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस संविधान को बचाने वाले लोग हैं। दूसरे लोग वो हैं जो अंबानी और अदानी के दरवाजे पे आज दरबानी करने के लिए तैयार है। आज इस लड़ाई में हर एक इंसान को अपनी पहचान को छोड़ करके एक भारतीय होने के तौर पे इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए, उसको अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम छोटी छोटी चीजों के लिए मुहताज हो जाएंगे। दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। क्या कहता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहता है कि जितना मन करे उतना काला बाजारी कर लो। एक बात बताइए, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जब प्याज की पैदावार होती है, जब केला का पैदावार होता है, जब आम का पैदावार होता है, जब गेहूं की पैदावार, जब धान की, मकई की, मखाना की पैदावार होती है, तो जिसके पास पूंजी होगा तो इलाके का सारा मखाना, सारा गेहूं खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? तो पहले कानून ये था कि एक लिमिट के बाद आप किसी भी आवश्यक वस्तु का भंडारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप भंडारण कीजिएगा तो दरोगा को ये पावर है कि जाकर के उसके ऊपर छापा मार सकता है। इसीलिए आप सुनते होंगे जब प्याज 80 रुपए किलो हो जाता था तो प्याज के गोदाम पे छापा पड़ता था, पड़ता तक नहीं पड़ता था, और फिर प्याज का दाम घट करके 40 से 20 रुपए पहुंच जाता था। आज के डेट में इन्होंने काला बाजारी को कानून